हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके एग्ज़ाम के लिए जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हम हर एक पेपर का करवाएंगे आपको, फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर। अभी हम सबसे पहले आइडियोलॉजी मैनेजमेंट का जो है वो आपको करवाने वाले हैं, जो कि एचआई वाले बच्चों के फर्स्ट ईयर ट्रेड का, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, ऐसे फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का ये आपका सिलेबस है। ठीक है, तो अगर आपका सब्जेक्ट है तो फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है जिसमें हम सुनने के महत्व को समझाएंगे। देखिए, ये बहुत शॉर्ट में सारी चीज़ों को इसमें लिखा गया है। एक शॉर्ट में ही आपका यूनिट 3 तक का आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को जो लिखा गया है, इसमें किसी भी पॉइंट को आप स्किप नहीं करिएगा और सारी चीज़ों को आप अच्छे से तैयार करने की कोशिश करिएगा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए सुनने का क्या महत्व है। यूनिट बाय यूनिट चीज़ों को ऐड किया गया है और कंप्लीट रिवीजन आपका इससे हो जाएगा। तो इसको आपको पूरा एंड तक देखना है। सुनने के महत्व के बारे में पूछा गया है। देखिए, इसमें हमने कुछ पॉइंट ऐड किया है जो कि आप हेडिंग्स के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी एक्सप्लेन कैसे करना है वो मैंने एक प्रीवियस वीडियो बना के रखा है, आप वहाँ से चीज़ों को देखेंगे। सुनने का हमारे जीवन में क्या महत्व हो सकता है, उसके माध्यम से ये चीज़ें हम इसमें समझेंगे। पहला, परिचय प्रस्तुतिकरण में अपना परिचय हम आपको देते हैं कि हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे। तो ये आपको देने में, ठीक है, ये सुनने का एक बहुत विशेष महत्व होता है कि हम किसी का परिचय, अपना परिचय प्रस्तुतिकरण भी और दूसरे के परिचय को भी प्राप्त करने में, दोनों में हम जो है वो सुनने का ही इस्तेमाल जो है वो करते हैं। सामाजिक संपर्क स्थापित करने में, दूसरे व्यक्तियों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो दूसरा व्यक्ति जब हमारे साथ बोलता है, मतलब हमारे प्रश्नों का जवाब देता है, तो हम उसके साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। हम अपने समाज के साथ जुड़ सकते हैं अगर हम सही तरीके से सुन रहे होते हैं। तो सुनने के माध्यम से सामाजिक संपर्क स्थापित करने में भी हेल्प मिलती है। भाषाई विकास में भी जो है वो आपको मदद मिलती है। संप्रेषण कौशल का बेहतर विकास होता है। जब आप सुनते हैं तो संप्रेषण कौशल का बेहतर विकास होता है। सुनकर हम जो भाषाएं सीखते हैं, वही भाषाओं का इस्तेमाल हम अपने कम्युनिकेशन में करते हैं। तो हमारे संप्रेषण कौशल के विकास में भी इसका बहुत बड़ा महत्व जो है वो होता है। साक्षरता विकसित करने में हम चीज़ों को सीखते हैं, पढ़ना लिखना जो है, इन सारी चीज़ों को जो हम सीखते हैं, जो आपका LSRW होता है, इन चारों कौशलों को प्राप्त करने में, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, तो इन चारों कौशलों को प्राप्त करने में हमें जो है, हमारा जो सुनना होता है, जो हियरिंग होता है, वो हमें मदद देता है। उसके बाद व्यवसायिक क्षेत्र में भी, देखिए, व्यवसायिक क्षेत्र में भी सुनने का एक विशेष महत्व होता है। जब हम सुन रहे होते हैं तो हमारे लिए जॉब की अपॉर्चुनिटियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो सुनने का अपना एक विशेष महत्व जॉब के क्षेत्र में भी होता है। उसके बाद मनोरंजन करने में भी, मनोरंजन में भी एक विशेष भूमिका निभाता है आपका हियरिंग। हम गाना सुन करके अपना मनोरंजन कर लेते हैं। कभी मूड ऑफ है तो कोई पिक्चर देख करके जो हम अपना मूड ठीक कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमें अलग अलग तरह के मनोरंजन में हमारा जो सुनना होता है वो विशेष महत्व रखता है। किसी भी प्रकार के खतरों से हमें सचेत करने में भी जो है वो सुनना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे मान लीजिए पीछे से गाड़ी आ रही है, आप रोड पे चले जा रहे हैं, हॉर्न की आवाज़ सुनकर हम सतर्क हो जाते हैं और साइड हो जाते हैं। ठीक है, तो सुनना हमें खतरों से भी बचाता है। उसके बाद अलग अलग तरह के कौशलों को विकसित करने में, जैसे आप कोई भी कौशल हो, जैसे संगीत का कौशल है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को विकसित करने में, अलग अलग तरह के कौशलों को विकसित करने में सुनने का एक विशेष महत्व होता है। मेरा ये सारी चीज़ें आपको ऐसे शॉर्ट में देने का एक ही मतलब है, ठीक है। ऐसे शॉर्ट में तो इसका क्वेश्चन, मतलब जो आपके वन लाइनर या MCQ टाइप में तो सुनने के महत्व से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो आपके शॉर्ट टाइप एंड लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें बन जाता है। तो आप इन हेडिंग्स को याद रखेंगे, जो हेडिंग्स दी गई हैं आप हेडिंग्स को याद रखिए, उसके बाद एक्सप्लेन करके अपने तरीके से आप इसको लिखेंगे। तो इसमें मैंने आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों तरह के क्वेश्चनों को इसमें कुछ ऐड कर रखा है, जहां से आपका जो है वो रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद कान के मुख्यतः कितने भाग होते हैं। देखिए, आपका ईयर से भी आपके सिलेबस में दिया गया है, तो ईयर के बारे में भी आप पढ़ के जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि कान के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक आपका बाहरी कर्ण होता है, बाहरी कर्ण के अंदर ही आपका पिन्ना आता है, बाढ़ का नलिका और कान का जो पर्दा होता है, जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन जिसे आप कहते हैं। तो ये कान का पर्दा, ये 3 चीज़ें आपकी बाह्य कर्ण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जिसे आप बाह्य कर्ण नलिका कहते हैं, वो कान के किस भाग का पार्ट होता है।
मतलब वो कान के कौन से भाग में आता है। तो आप जब आपको ये चीज़ें पता रहेंगी तो आप बता पाएंगे कि जो हमारा एक्सटर्नल ईयर कैनाल होता है वो हमारे बाह्य कर्ण का पार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद मध्य कर्ण में क्या होता है, तो मध्य कर्ण में कुछ अस्थियां पाई जाती हैं जिसमें 3 मुख्य अस्थियां होती हैं, मैलियस, इनकस, स्टेपिज। स्टेपिज ये 3 अस्थियां पाई जाती हैं। स्टेपिज सबसे स्मॉलेस्ट हड्डी होती है। ठीक है, जो आप पढ़ते हैं कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो वो आपकी स्टेपिज होती है जो कान के मध्य भाग में पाई जाती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला आपका अंतःकर्ण होता है। तो अंतःकर्ण के अंतर्गत बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसके, लेकिन 2 मुख्य पार्ट होते हैं, एक कोकलिया होता है और एक आपका वेस्टिबुला होता है। तो इन 2 चीज़ों को भी आप जो है वो याद रखेंगे। उसके बाद सुनने की प्रक्रिया के बारे में आपसे पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन है, सुनने की प्रक्रिया को समझाइए। सुनने की प्रक्रिया अगर हम बात करते हैं तो आप एक वर्ड याद रखेंगे, टेप्सल टोब। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं टेप्सल टोब। आप इसको याद रखेंगे। इसमें सारी प्रोसेसिंग दी गई है, किस किस तरह से जो है वो कान से कहाँ कहाँ से ध्वनियाँ जो है वो पास होती हुई हमारे ब्रेन तक जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे बाह्य कर्ण पे पड़ती है। बाह्य कर्ण पे जैसे हमारा पिन्ना हो गया, तो पिन्ना एक एंटीना की तरह काम करता है। मतलब एक जो एंटीना होता है, तो पिन्ना एक एंटीना की तरह जो है वो आपका काम जो है वो करता है। तो सबसे पहले जो बाह्य कर्ण होता है उसमें जाता है। बाह्य कर्ण के बाद कान के पर्दे का मतलब बाह्य कर्ण का ही भाग होता है कान का पर्दा, तो इस कान के पर्दे पर जाता है, जिसे आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद जो अस्थियां होती हैं उन अस्थियों में जाता है। जैसे मध्य भाग में अस्थियां होती हैं, तो मध्य भाग में जो है वो आपका कोई भी साउंड रहता है तो उसकी जो कंपन होता है वो जाता है। उसके बाद आपका फेनेस्ट्रिया ओवैलिस में जो है ये आगे बढ़ता है। इसके बाद स्कैला वेस्टिबुलाई में जाता है, जो कि आपके अंतःकर्ण का भाग होता है। अब ये अंतःकर्ण की तरफ जो है वो धीरे धीरे कंपन जो है वो आगे बढ़ता है। उसके बाद रीनस मेम्ब्रेन के बाद टेक्टोरियल मेम्ब्रेन्स पे पड़ती है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी से होते हुए ऑडिटरी नर्व्स के माध्यम से ये हमारे ब्रेन तक जो है वो भेज दी जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो हमारे सुनने की प्रक्रिया होती है वो टेप्सल टोब के माध्यम से आपको याद रखना है कि वो टेप्सल टोब के प्रोसेसिंग के थ्रू वो आगे बढ़ता है। सबसे पहले हमारा जो कान होता है वो कान का जो पिन्ना होता है वो एक एंटीना की तरह काम करता है, और इसी एंटीना से होते हुए ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, फिर हमारे मध्य कर्ण की अस्थियों से, फिर हमारे अंतःकर्ण के फेनेस्ट्रा ओवैलिस, स्कैला वेस्टिबुलाई, रीनस मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी से होते हुए हमारे ऑडिटरी नर्व से फिर हमारे ब्रेन में, तो ब्रेन के माध्यम से फिर हम चीज़ों को सुन पाते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इम्पॉर्टेंट जो जो चीज़ें हैं आपको वो सारी चीज़ें जो है वो याद रखनी है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर्णवाहिता के रोकथाम के चरण समझाइए। ठीक है, तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप इसको लगाएंगे कि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत ईजी टॉपिक है लेकिन हर बार पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से जो है वो तैयार करेंगे। स्वर्णवाहिता के रोकथाम के 3 चरण हैं, जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक चरण आता है। मैंने आपको बता भी रखा है प्राथमिक चरण क्या होता है, द्वितीयक और तृतीयक चरण क्या होते हैं, तो आप इसको डिटेल में पढ़ के जाएंगे। ठीक है, इसको शॉर्ट में बिल्कुल नहीं करने का प्रयास करिएगा। सिर्फ आप ये मत याद रखिएगा कि जो है कितने चरण होते हैं, प्राथमिक चरण के अंतर्गत क्या होता है, द्वितीयक में क्या होता है, तृतीयक में क्या होता है, आपको ये भी पढ़ के जाना है। इसके लिए एक वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, स्वर्णवाहिता के रोकथाम पे, आप उसको देख लेंगे। देखिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। अब आपके ऊपर है कि आप कितना करके जाते हैं। जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं, अगर आप उतनी चीज़ों को करके जाते हैं तो एग्ज़ाम में आपको 99% जो है वो सफलता मिल जाएगी। अगर आप लापरवाही करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाते हैं, इन सभी में से आपको वीडियो देखने से ज़्यादा फ़ायदा आपके PYQ देंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देंगे। तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये सारा प्रीवियस ईयर को देखकर ही जो है वो चीज़ें करवाई जा रही हैं, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। लेकिन खुद से भी आप पुराने पेपर्स लेंगे, पुराने पेपर्स के जितने लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हैं, अगर आप शॉर्ट टाइप नहीं भी कर रहे हैं तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि मैं आपको जो चीज़ें दे रही हूँ वो सारे टाइप के सारे क्वेश्चनों को इंक्लूड करके चीज़ों को मैंने बना रखा है इसमें।
तो आपका काम क्या होगा कि आप जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को आपको 100% लगाना है। कम से कम दिन में, अगर आपका जिस भी पेपर में बैक लगा हुआ है या फिर आप फाइनल एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको एटलीस्ट लगाना ही लगाना है। 2 क्वेश्चन के अच्छे से उसको बेहतर आंसरिंग आप जो है उसका करिए, अच्छे से लिखिए उसको, ठीक है, तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। उसके बाद श्रवणबाह्यता की परिभाषा। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो पूछी जाती हैं और आपसे तो सीधा जो है वो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीडब्ल्यूडी के अनुसार श्रवणबाह्यता की परिभाषा दीजिए, या आरसीआई के अनुसार श्रवणबाह्यता की परिभाषा दिए, या आपसे पूछा जा सकता है श्रवणबाह्यता की कोई एक परिभाषा दीजिए। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप शॉर्ट में चारों चीज़ों को याद रखेंगे। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो कि हर बार पूछी जाती हैं, तो आपको इन चारों को याद रखना है। सबसे पहले आइडिया, तो आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ठीक है। आइडिया क्या होता है और किस सन में बना है और इसका फुल फॉर्म क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके अनुसार क्या परिभाषाएं दी गई हैं, तो इसमें कहा गया था कि जो श्रवण संवेदना क्षतिग्रस्त होनी चाहिए, मतलब ऐसे बच्चे जिनकी सुनने की संवेदना जो है वो क्षतिग्रस्त हों और बिना श्रवण यंत्र के उनको किसी भी प्रकार का कोई लाभ न मिल सके सुनने का, तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, श्रवण बाधित कहते हैं। तो आपको ये जो शब्द यूज किया गया है उसमें वो याद रखना है कि श्रवण संवेदना क्षतिग्रस्तता की बात की गई है और बिना श्रवण यंत्र के भाषाई सूचना ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ये बात कही गई है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आरसीआई के अनुसार क्या बोला गया है, तो इसमें बताया गया है, आरसीआई कहता है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 70 डेसिबल तक उसकी सुनने की क्षमता है तो उसे हम व्यावसायिक शिक्षा देंगे, लेकिन अगर वो 55 डेसिबल पर सुन रहा है तो हम उसको शिक्षा जो है वो दे सकते हैं। मतलब पढ़ाई लिखाई अगर हम करवाना चाहते हैं तो बच्चे का हेयरिंग जो है वो 50 डेसिबल से जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर उसका उससे ज़्यादा है तो हम उसको व्यावसायिक शिक्षा जो है वो देंगे। तो ये आपका आरसीआई के अनुसार कहा गया है। आरसीआई का फुल फॉर्म याद रखेंगे आप, और ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद पीडब्ल्यूडी 1995 के अनुसार बोला गया है कि अगर कोई बच्चा 60 डेसिबल या उससे अधिक सुनता है तो वो श्रवण बाधित होगा। शॉर्ट में आप याद रखेंगे 60 डेसिबल की बात कौन करता है, तो आपका पीडब्ल्यूडी 1995 करता है। वहीं पे आरपीडब्ल्यूडी 2016 की बात करते हैं तो वो आपकी 70 डेसिबल पर बात करता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 70 डेसिबल पर व्यावसायिक शिक्षा और 55 पर स्कूली शिक्षा की बात करता है आरसीआई। वहीं 60 डेसिबल पर बात करता है पीडब्ल्यूडी 1995। वहीं आपका आरपीडब्ल्यूडी 2016 बात करता है 70 डेसिबल पर। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा करके इन चीज़ों को अच्छे से रट डालिएगा और ध्यान से इन चीज़ों को करिएगा आप। उसके बाद श्रवणबाह्यता को कितने भागों में बांटा गया है, ये आपका अगला क्वेश्चन था। तो इसको हम जो है मुख्यतः 5 भाग में बांटा गया है, ठीक है। आपको इन 5 भागों के अंतर्गत कौन कौन से सब पार्ट आते हैं, मतलब ये 5 मेन प्रकार होते हैं, और इन मेन प्रकारों के अलावा भी बहुत सारे आपके सब पार्ट होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि मेन पार्ट्स इसके 5 कौन कौन से होते हैं। पीवाईक्यू उठा के देखिएगा, पूछा गया है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप अच्छे से जो है आपको ये ध्यान रह होना चाहिए। उम्र के आधार पर बांटा गया है, क्षतिग्रस्त स्थान के आधार पर बांटा गया है, श्रवण कोट के आधार पर, प्रकृति के आधार पर और कारण के आधार पर, ठीक है। तो उम्र के आधार पर आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और श्रवण कोट के आधार पर, ये 2 तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी याद आपको 5 रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, याद तो आपको 5 रखना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो उम्र के आधार पर जो बांटा गया है और श्रवण कोट के आधार पर। इन दोनों में से भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी श्रवण कोट के आधार पर, क्योंकि यहाँ से आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए मॉडरेट लेवल में कौन किस हेयरिंग रेंज तक के बच्चे आएंगे। तो इसको तो आपको बिल्कुल ही स्क्रिप्ट नहीं करना है, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है कि श्रवण कोट के आधार पर श्रवणबाह्यता को कैसे बांटा गया है, ठीक है। तो देखते हैं उम्र के आधार पर जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं खुद ही करवा दे रही हूँ आपसे, लेकिन हाँ आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी खुद से क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। मैं तो आपको कुछ क्वेश्चन बना के करवा दे रही हूँ, लेकिन यहाँ से आपका काम नहीं होगा। इन सारे क्वेश्चनों के अलावा आप भी
कॉपी उठाइए, आप भी अपने नोट्स उठाइए और उन नोट्स के जो जो आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है, आप पीवाईक्यू अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, या फिर आप मेरे वीडियोज़ भी देख रहे हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से जो जो टॉपिक्स आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, उनको आप जो है हेडलाइन, उसको आप जो है वो कलर्स करते हुए अच्छे से उसको रीड डाउन जो है वो करिएगा। उम्र के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। एक जन्मजात है, एक ग्रहित है, एक पूर्व भाषा और पश्च भाषा। तो इन चारों प्रकारों में से 2 आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और ये 2 हैं आपके जन्मजात और ग्रहित। जन्मजात का मतलब होता है ऐसा हियरिंग लॉस जो बच्चा जब जन्म ले रहा हो, मतलब बच्चे का जन्म हो तो वो हियरिंग लॉस के साथ पैदा हो, तो ऐसे बच्चों को हम जन्मजात श्रवण दोष वाले बच्चे कहते हैं। ग्रहित का मतलब होता है एक्वायर्ड हियरिंग लॉस, ठीक है, एक्वायर्ड हियरिंग लॉस वाले बच्चे को हम ग्रहित श्रवण दोष वाले बच्चे कहते हैं। तो ग्रहित श्रवण दोष का मतलब ऐसे बच्चे में होता है जो जन्म के बाद किसी कारण से उनको हो जाए, जैसे दुर्घटना, चोट की वजह से, इन सब रीजनों की वजह से अगर किसी बच्चे को होता है जन्म के बाद, जो बच्चा एक्वायर किया हो, जन्म से ही उसके अंदर ना हो, तो ऐसे हियरिंग लॉस को ही हम ग्रहित श्रवण दोष कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पूर्व भाषा है और पश्च भाषा श्रवण दोष है। तो पूर्व भाषा श्रवण दोष का मतलब होता है भाषा विकसित होने से पहले, ठीक है, जैसे बच्चे जन्मजात जो श्रवण दोष वाले बच्चे होते हैं वो पूर्व भाषा श्रवण दोष वाले बच्चे होते हैं। या फिर कोई ऐसा बच्चा है जो 2 साल में या 1 साल में या 4 साल में बच्चे का हियरिंग लॉस हो जाता है, तो ऐसे बच्चों को हम पूर्व भाषा श्रवण दोष वाले बच्चे कहते हैं, क्योंकि इनकी लैंग्वेज पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है। तो लैंग्वेज के डेवलपमेंट होने से अगर पहले ही किसी को श्रवण दोष हो जा रहा है तो उसे हम कहते हैं पूर्व भाषा श्रवण दोष। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आपसे पूछा गया है कि पूर्व भाषा श्रवण दोष क्या होता है। बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि आप समझिए। पूर्व का मतलब आप सब जानते हैं, पहले, दिशा की बात नहीं की गई है, पूर्व का मतलब है पहले, ठीक है। तो पूर्व भाषा श्रवण दोष का मतलब होता है कि भाषा विकसित होने से पहले का, और वहीं पे पश्च भाषा श्रवण दोष की बात करें तो भाषा विकसित होने के बाद का। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको याद रखना है, और ये सारी चीज़ें जो हैं क्या होता है ये, तो वो आपको ध्यान रखना है, और किसके अंतर्गत आता है, तो उम्र के आधार पर इसको डिवाइडेशन किया गया है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद श्रवण कोड के आधार पर ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे बार बार कह रही हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करिएगा, अच्छे से याद करिएगा, एक एक पॉइंट को, आपको बहुत काम देगा। तो WHO के, और ये भी आपसे कई बार पूछा गया है कि जो आपका श्रवण कोड के आधार पर वर्गीकरण है वो किसके अनुसार किया गया है, तो वो आपके WHO के अनुसार जो किया गया है 1980। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, और बहुत बार आपसे पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। डिवाइडेशन और भी लोगों के द्वारा किया गया है, जैसे अमेरिकन ASN जो आपका ANSI होता है उसके द्वारा भी किया गया है, लेकिन जो एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है, जो ऑथेंटिक माना जाता है, वो आपका WHO 1980 के अनुसार माना जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो 0 से 25 डेसिबल तक जो बच्चे होते हैं उनको जनरल की कैटेगरी में काउंट किया जाता है, जैसे जिनमें किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी नहीं रहती है वो आपके 25 डेसिबल तक आराम से जो है वो सुनते हैं। उसके बाद 26 से 40 डेसिबल तक जो बच्चे आते हैं वो माइल्ड लेवल के बच्चे आते हैं। 41 से 55 डेसिबल के बच्चे मॉडरेट लेवल के आते हैं, और 56 से 70 तक के बच्चे आपके सीवियर में आते हैं, और 71 से 90 तक के बच्चे आपके प्रोफाउंड में, और वहीं 91 dB से जो अधिक के बच्चे होते हैं वो आपके प्रोफाउंड हेयरिंग मतलब प्रोफाउंड डेफ में जो है वो आपके आते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ। अगर आप इसको नहीं याद करते हैं तो 1 नंबर तो आपके बिल्कुल चले जाएंगे, क्योंकि हर बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया। आपसे पूछा गया है ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, तो आपने कारण पढ़े होंगे, तो ये आपकी हियरिंग लॉस के ही कारण, एक कारण होता है जो ओटाइटिस मीडिया कहलाता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, क्या होता है ओटाइटिस मीडिया, चलिए उसको देखते हैं। तो कुछ समान परिस्थितियों में पिन्ना का लाल हो जाना, कान में तेज दर्द होना, बुखार होना, कान के पर्दे का लाल हो जाना, ये सब संक्रमण के कारण होते हैं। और अगर संक्रमण की वजह से ये सारी परेशानियां हो, और ऐसा हो कि कान लगातार बह रहा हो या फिर रुक रुक कर कभी कभार बहता है, तो इस समस्या के कारण भी बच्चे में हियरिंग लॉस हो सकता है। तो ये आपका ओटाइटिस मीडिया कहलाता है, ठीक है। मतलब संक्रमण के कारण अगर कान का पर्दा जो है वो आपके कान के पर्दे लाल हो जा रहे हैं, कान में तेज दर्द हो रहा
है, कान बह रहा है, मतलब पर डे बहता है या फिर कुछ कुछ अंतराल पर बहता है, तो ये जो सिचुएशन होती है यही आपकी ओटाइटिस मीडिया होती है। और एक मुख्य कारणों में जो है वो हियरिंग लॉस का एक मुख्य कारण, एक मेजर कारण में आपका ये ओटाइटिस मीडिया जो है वो आता है। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद सिंड्रोम्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आपने पढ़ा होगा फ्रेंजाइल लैक्स सिंड्रोम, ठीक है। तो आपने ऐसे बहुत सारे सिंड्रोम्स जो है वो आपके, टर्नर सिंड्रोम, बहुत सारे सिंड्रोम आपने पढ़े होंगे। तो क्या होता है सिंड्रोम, उसके बारे में आपको जानना है, ठीक है। पूछा गया है, PYQ के ही क्वेश्चन है आपके, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो सिंड्रोम क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति में एक साथ कई बीमारियां हो जाती हैं और उसका स्थानांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे वंश में जो है वो अवतरित होता है। कहने का मतलब है कि जैसे माता पिता में किसी प्रकार का कोई विकार हो और वो विकार गुणसूत्रों के माध्यम से बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो जा रहा है, तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं, इसी स्थिति को हम कहते हैं सिंड्रोम्स कहते हैं, ठीक है। और आप लोगों का काम होगा कि आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ऐसी कौन सी डिसेबिलिटी है जो पूरी तरह से अनुवांशिक है। किसी एक ऐसी डिसेबिलिटी का नाम बताइएगा जो RPWD में इंक्लूडेड भी हो और पूरी तरह से अनुवांशिकता पर निर्भर करती हो, ठीक है। आप इसको ज़रूर बताएंगे, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। अगला आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है शीघ्र पहचान का महत्व बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत इजी टॉपिक भी हम इसको कहेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी कहेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है और इजी भी बहुत ज़्यादा है। बहुत बार आपसे क्वेश्चन किया गया है। PYQ अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई भी पेपर नहीं होगा आपका जिसमें इस टॉपिक से 1 नंबर में, 2 नंबर में, 5 नंबर में क्वेश्चन ना बना हो। तो अच्छे से आप इसको करेंगे। शीघ्र आपको पढ़ना क्या क्या है इसमें वो मैं आपको बता दे रही हूँ। आप शीघ्र पहचान पढ़िएगा, उसके महत्व पढ़िएगा, ठीक है। उसके महत्व पढ़िएगा और ना करने से क्या हानि हो सकता है वो आप पढ़िएगा, ठीक है। अगर आप इतनी चीज़ें पढ़ लेते हैं शीघ्र पहचान में तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगा और शीघ्र पहचान से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आएंगे। तो शीघ्र पहचान के महत्व तो इसमें मैंने इंक्लूड कर रखा है, आपको ये ध्यान रखना है। शीघ्र पहचान होगा तो हम शीघ्र हस्तक्षेप कर पाएंगे। शीघ्र हस्तक्षेप भी आपको पढ़ना है, ध्यान से इन चीज़ों को कवर करिएगा। जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि हाँ इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को छोड़कर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। पहला तो सबसे पहले यही कि क्या छोड़ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये पता हो गया ना कि हम क्या, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको अगर हम ना भी पढ़ें तो हमारा काम हो जाएगा, तो वो आपको लगभग आपके 30% सिलेबस को वो कवर कर देता है। दूसरी बात आपका है कि जो जो आपके सिलेबस में है उसमें से क्या आपको पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम को बेहतर कर सकता है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको आप पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे और ये बार बार रिपीटेड पूछा जाता है इसको, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। सिर्फ टॉपिक को नोट करिए कि हाँ शीघ्र पहचान से क्वेश्चन बना है, शीघ्र हस्तक्षेप से क्वेश्चन बना है, श्रवणबाधिता के रोकथाम पे बना है, श्रवणबाधिता के परिभाषाओं पे क्वेश्चन बना है। अगर आप इन चीज़ों को नोट डाउन करते हैं और उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करके पढ़ते हैं तो वो आपको याद भी रहेंगी, एग्जाम में आपको डर भी नहीं लगेगा क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसे टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं तो जो हियरिंग का टेस्ट होता है। अब आप हियरिंग के टेस्ट तो बहुत प्रकार के होते हैं लेकिन उसमें से हमें कुछ ही प्रकार के हियरिंग टेस्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अगर आप फिर ज्ञानी बनने लगेंगे और पूरा हियरिंग टेस्ट जो है, अलग अलग तरह के हियरिंग टेस्ट को पढ़ने लगेंगे तो वहाँ से सिर्फ आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। अगर बहुत आएगा तो 1 नंबर में, 2 नंबर में पूछा जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो 5 नंबर में पूछा जाएगा और वैसे भी पूछा नहीं जाता है, ठीक है। 5 नंबर में आप देखेंगे किसी किसी वर्ड्स पूछ लिया जाता है, जनरली वो नहीं पूछा जाता है। तो जो चीज़ें बार बार रिपीटेड पूछी जाती हैं, ज़्यादातर फोकस आपको उसी चीज़ों पर करना है और वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सा आपके सिलेबस में बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। टीचर्स का एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है क्योंकि वो लगातार 2-3 सालों से, 4 सालों से आपके साथ लगातार काम कर रहा है, इसी फील्ड में काम कर रहा है। जिसे आप 1 साल पढ़ रहे हैं उसे वो 5 साल खुद भी पढ़ा है और 4 साल से पढ़ा भी रहा है, तो वो आपको ज़्यादा चीज़ें बता पाएगा, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और एक चीज़ आपको और हमेशा ध्यान रखनी है, क्या पूछा गया है उसको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या किया गया है। आप कितना जानते हैं वो बिल्कुल मायने नहीं रखेगा, लेकिन अगर जो एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे अगर वो आपको पता है तो वो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। अगर पूछा गया है श्रवणबाधिता के कारणों को बताइए तो आप ज़्यादातर फोकस श्रवणबाधिता के कारण पर ही करेंगे। ऐसा ना करिएगा कि आपको पता है श्रवणबाधिता क्या होती है,
उसका परिभाषा क्या है, ठीक है, उसका वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो आप अब इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में नहीं लिखेंगे। आप एक थोड़ी सी छोटी सी परिभाषा देंगे श्रव्यवाहिता की, उसके बाद उसके कारणों पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन को करने का तरीका होता है। जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है उसका जवाब आपको देना है, ना कि जो आप जानते हैं उसका जवाब देना है। और दूसरी बात, बहकाने का बिल्कुल प्रयास मत करिएगा। जिस तरह से आपके एग्जाम की कॉपियां अभी चेक हो रही हैं, ऐसी स्थिति में आपको बहकाना नहीं है एग्जामिनर को। ठीक है, आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूँ वो लिख दूंगा, कॉपी भर जाएगी तो मैं पास हो जाऊंगा। कॉपी भर के अब आप पास नहीं होने वाले हैं। ठीक है, कॉपी भर के अगर आप चाहें कि आप पास हो जाएं तो अब आप पास नहीं होने वाले हैं। हाँ, 1-2 साल पहले ऐसा था कि कॉपियां भरी रहती थी, बच्चे पास हो जाते थे। हम लोग खुद भी सलाह देते थे कि आपको कॉपियां भर के आनी है, बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अभी आपको सलाह ये दी जा रही है कि कॉपियां भरने से ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ों को लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, वो आपको बेहतर मार्क्स दिलाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जिस तरह का सिचुएशन हो उसी तरह से काम करना चाहिए, ये भी आप दिमाग में अपने रखिएगा। तो अब शीघ्र पहचान के महत्व को पढ़ लेते हैं। तो शीघ्र हस्तक्षेप हम बेहतर कर सकते हैं, हम बच्चे की बची हुई श्रवण क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, शीघ्र पहचान कर लेंगे तो जो भी बच्चे के अंदर थोड़ी बहुत सुनने की क्षमता रहेगी, हियरिंग एड के माध्यम से वो हम बेहतर कर पाएंगे। मौखिक संप्रेषण के विकास में सहायक होगा। जब वो सुनने लगेगा तो हम बोलने का प्रशिक्षण दे देंगे तो उसका मौखिक संप्रेषण भी बेहतर हो जाएगा। हम उसको, जब वो बोलने लगेगा तो हम समाज के साथ जोड़ देंगे, समाज की मुख्य धारा में ले आएंगे, बच्चों को समाज के साथ बोलना सिखाएंगे, वो भी उसको महत्वपूर्ण देगा। बोलना सीख जाएगा तो हम उसको व्यवसाय करवा देंगे, और व्यवसाय करने लगेगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा तो हीन भावना उसकी कम हो जाएगी। तो ये शीघ्र पहचान का महत्व होता है। सीक्वेंस में याद रखिएगा, आसान रहेगा। सबसे पहले हम जो हस्तक्षेप होता है उसमें उसको लाभ देगा, तो शीघ्र हस्तक्षेप के माध्यम से उसकी बची हुई श्रवण क्षमता का उपयोग कर पाएंगे। बोलना सिखा देंगे, बोलने सिखाने के बाद उसको हम जो है उसका विकास बेहतर तरीके से हम कर पाएंगे। मुख्य धारा में उस बच्चे को हम जोड़ पाएंगे, समाज रोजगार दिलवा पाएंगे, रोजगार पाकर आत्मनिर्भर हो जाएगा, और आत्मनिर्भर होने के बाद क्या होगा, तो फिर बल्ले बल्ले। और शीघ्र पहचान का यही महत्व भी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद श्रवण प्रशिक्षण के प्रकार। ठीक है, यूनिट 3, आई होप आपका ये यूनिट 3 से अभी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, और मैं आपको ये 2-3 सीरीज में करवाने वाली हूँ। मैंने ये 15 क्वेश्चन इंक्लूड किया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, मैंने कुछ 50 क्वेश्चन ने आप लोगों के लिए कंप्लीट जो है बना रखा है इस पेपर के, और वो मैं सारे 50 के 50 आपके साथ डिस्कस करूँगी। लेकिन हाँ, थोड़े पार्ट्स में करके मैं डिवाइड करके आपको साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और PDF इसका अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से आप ले लीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको सेंड कर दूँगी। और श्रवण प्रशिक्षण के प्रकार की बात करते हैं तो ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक औपचारिक श्रवण प्रशिक्षण होता है, एक आपका मतलब एक अनौपचारिक होता है, एक आपका औपचारिक श्रवण प्रशिक्षण होता है। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो और जो अनौपचारिक श्रवण प्रशिक्षण होता है उसमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट मतलब ऑब्जर्वेशन जो होता है वो बिना इंस्ट्रूमेंट के आपका किया जाता है। ठीक है, ये विदाउट होगा, तो विदाउट इंस्ट्रूमेंट जो है वो हम मतलब बच्चे का श्रवण प्रशिक्षण करते हैं। ऑब्जर्वेशन जो होता है वो टीचर्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, या जो अदर एक्सपीरियंस मेंबर्स होंगे जो उनको थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो वो लोग भी कर लेते हैं। तो ऐसे श्रवण प्रशिक्षण को हम अनौपचारिक श्रवण प्रशिक्षण कहते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें औपचारिक श्रवण प्रशिक्षण की, तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाएगा, मतलब किसी प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। और जो भी मतलब औपचारिक आकलन में जो बच्चे का असेसमेंट किया जाता है वो आइडियोलॉजिस्ट होगा, मतलब जो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे उन्हीं के द्वारा किया जाएगा, स्पेशल एजुकेटर्स के द्वारा किया जाएगा, साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, स्पीच थेरेपिस्ट के द्वारा, सोशल वर्कर्स जो होंगे उनके द्वारा किया जाएगा। अनौपचारिक में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर भी वो आकलन कर लेता है, लेकिन जो औपचारिक मेथड होता है उसमें पढ़ा लिखा ही व्यक्ति ही जो है वो आपका आकलन जो है वो करता है। तो ये डिफरेंस होता है। बाकी बेसिक क्या डिफरेंस होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या डिफरेंस है दोनों में, तो वो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ, ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, मतलब फॉर्मल में और इनफॉर्मल में। तो इनफॉर्मल में दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से भी लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन बन जाता है। तो लॉन्ग टाइप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लॉन्ग टाइप के लिए आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि हाँ, हमें औपचारिक और अनौपचारिक में डिफरेंस जो है वो पढ़ना है, तो ये आप ज़रूर करिएगा।
उसके बाद औपचारिक सरल प्रशिक्षण के बारे में आपसे पूछा गया है कि इसके कोई एक प्रकार बताइए। ये बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन बना हुआ है कि औपचारिक के कोई एक उदाहरण दीजिए, मतलब औपचारिक के दीजिए, अनौपचारिक के दीजिए, तो आपसे पूछा जाता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और इसको याद करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आपका ध्वनि क्षेत्र आइडियोमेट्री होता है, जैसे आप साउंड फील्ड आइडियोमेट्री कहते हैं। तो ये एक प्रकार का अनौपचारिक आकलन होता है और इसी का नाम आपका फ्री फील्ड आइडियोमेट्री भी होता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि जो ध्वनि क्षेत्र आइडियोमेट्री होता है उसी को हम फ्री फील्ड आइडियोमेट्री भी कहते हैं। इसमें 250 की आवृत्ति से 4000 तक की आवृत्ति का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। न्यूनतम 250 और अधिकतम 4000 तक की आवृत्ति बच्चे को दी जाती है और उस पर बच्चे का आकलन किया जाता है कि वो सुन रहा है या फिर नहीं सुन रहा है। अगर सुन रहा है तो कितने डेसिबल या कितने हर्ट्ज पर ये आवाज़ों को सुन रहा है वो चेक किया जाता है। वहीं पर विजुअल रिइंफोर्समेंट आइडियोमेट्री होता है, ठीक है। ये आपका, इसको हम कोरा भी कहते हैं, इसका अलग एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम कोरा कहते हैं। कोरा का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। कंडीशंस ओरिएंटेशन रिस्पॉन्स आइडियोमेट्री, ठीक है। ये 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों पर जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे विजुअल रिइंफोर्समेंट जो आइडियोमेट्री होता है उसका एक दूसरा नाम कोरा भी होता है, ठीक है। और ये 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों पर जो है वो किया जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको भी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और अच्छे से इसको याद करेंगे। उसके बाद औपचारिक आकलन आपसे पूछा गया है कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से इसके 2 प्रकार होते हैं, एक व्यक्तिनिष्ठ होता है, एक वस्तुनिष्ठ होता है। अब हम व्यक्तिनिष्ठ आकलन के बारे में भी कुछ जानेंगे और वस्तुनिष्ठ सरल प्रशिक्षण जो है उसके भी कुछ प्रकार पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें इंक्लूड किया गया है, बिल्कुल स्क्रिप्ट नहीं करना है। जो पॉइंट लिखा गया है आपके दिमाग में, अगर आप इस पेपर का जो है वो देने जा रहे हैं अपना सप्लीमेंट्री एग्जाम, तो अच्छे से आपको इसको करना है। तो व्यक्तिनिष्ठ सरल प्रशिक्षण कितने प्रकार का होता है, चलिए देखते हैं वो। तो व्यक्तिनिष्ठ में आपका सबसे पहला जो आता है वो आपका ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट होता है। इस तरह का एक उपकरण होता है ट्यूनिंग फोर्क, तो ये इस उपकरण के माध्यम से जो है वो किया जाता है बच्चे का असेसमेंट। एक परंपरागत ये प्रशिक्षण होता है, मतलब ये प्राचीन विधि है आपकी, और इसमें न्यूनतम 256 हर्ट्ज की और अधिकतम 4096 हर्ट्ज तक की जो आवृत्तियाँ हैं उस पर जो है बच्चे का प्रशिक्षण, बच्चे का आकलन जो है वो किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब इसका फिगर या ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरह का कुछ होता है ये, और उसके बाद इसका नाम याद रखेंगे और कितने न्यूनतम कितने हर्ट्ज तक की आवृत्ति दी जाती है, अधिकतम कितने हर्ट्ज तक की आवृत्ति दी जाती है। ये एमसीक्यू के लिए आपका इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में आपसे पूछा जाता है कि ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट में न्यूनतम कितने हर्ट्ज तक की आवृत्ति दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा 256 हर्ट्ज तक की। उसके बाद पीटीए, ये भी आपका एक प्रकार का व्यक्तिनिष्ठ ही होता है। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब होता है जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हों, मतलब बच्चे का फुल पार्टिसिपेशन बच्चे का होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। पीटीए आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। प्योर टोन आइडियोमेट्री भी होता है। और प्योर टोन आइडियोमेट्री अगर हम बात करते हैं तो ये लैटिन भाषा के 2 शब्द अडायर और मेट्रिया, इन दोनों से जो है वो मिलकर के बना है, जिसमें अडायर का मतलब होता है श्रवण का और मेट्रिया का मतलब होता है मापन। तो आइडियोमेट्री होता है श्रवण का मापन, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि आइडियोमेट्री किस भाषा का शब्द है, तो वो एक लैटिन भाषा के अडायर और मेट्रिया से मिलकर के आपके बना है आइडियोमेट्री, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। आइडियोमेट्री 2 प्रकार के होते हैं, एक एसीपी होता है, एक बीसीपी होता है। आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान से पढ़ना है। एसीपी का मतलब होता है एयर कंडीशन प्रोसीजर और बीसी का मतलब होता है बोन कंडीशन प्रोसीजर। तो फुल फॉर्म भी याद रखना है। और क्या पीटीए का कितने फुल फॉर्म, मतलब कितने भाग में बांटा गया है, तो 2 भाग में, 2 चरणों में करके हम इसका आकलन जो है वो करते हैं। उसके बाद अनुबंधन आइडियोमेट्री होता है। अनुबंधन आइडियोमेट्री जो होता है वो भी आपका एक प्रकार का व्यक्तिनिष्ठ ही होता है, जिसमें 6 माह से लेकर के हम 2 वर्ष तक के बच्चों का जो आइडियोमेट्री है वो करते हैं। और इसका एक दूसरा नाम होता है जिसे हम प्ले आइडियोमेट्री कहते हैं। देखिए, जो आपका अनुबंधन आइडियोमेट्री होता है ये आपका जो विजुअल रिइंफोर्समेंट आइडियोमेट्री था, इसी में थोड़ा सा संशोधन करके हमने प्ले आइडियोमेट्री जो आपका है उसको जो है वो बनाया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो आपका विजुअल रिइंफोर्समेंट आइडियोमेट्री था, इसी आइडियोमेट्री, ये आपका आइडियोमेट्री था, ये एक प्रकार का प्रशिक्षण था जो कि अनौपचारिक प्रशिक्षण था। तो इसी अनौपचारिक प्रशिक्षण में हमने कुछ चीज़ों को ऐड करके जो है वो औपचारिक प्रशिक्षण का उसको रूप दे दिया है और उसको माध्यम से हम करते हैं। तो यहाँ पर भी 6 माह से लेकर
3 वर्ष तक के बच्चों का आकलन किया जाता है। और अगर हम प्ले आइडोमेट्री की बात करते हैं तो प्ले आइडोमेट्री में भी हम क्या करते हैं, 6 माह से लेकर के हम 2 वर्ष या 3 वर्ष तक के बच्चों का जो है वो आकलन हम इसमें करते हैं। तो अनुबंधन आइडोमेट्री भी आपका जो, अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल रिइंफोर्समेंट आइडोमेट्री था, उसी का जो है ये लेटेस्ट है और उसी में जो है कुछ परिवर्तन ला करके इसको बनाया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, प्ले आइडोमेट्री जो है इसको हम कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा जो रहता है, मतलब बच्चे का जो आकलन होता है वो खेल खेल के माध्यम से कर लिया जाता है, इसी वजह से प्ले आइडोमेट्री भी कहते हैं। उसके बाद लास्ट आपका होता है स्पीच आइडोमेट्री। स्पीच आइडोमेट्री के माध्यम से भी जो है वो हम आकलन करते हैं बच्चे का। यहाँ पे अब हम कुछ वस्तुनिष्ठ स्वर प्रशिक्षण के बारे में भी बात करेंगे। तो आपको नाम याद रखना है, आपसे यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, आपसे नाम पूछा जाता है कि कौन कौन से वस्तुनिष्ठ स्वर प्रशिक्षण होते हैं, तो नाम आप ध्यान रखेंगे। एक आपका इम्पीडेंस आइडोमेट्री होता है, उसके बाद ब्रेन स्टेम इवोकेट रिस्पॉन्स आइडोमेट्री होता है, जिसे आप बेरा कहते हैं। हाँ, बेरा का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप बेरा का फुल फॉर्म याद रखेंगे कि ब्रेन इवोकेट रिस्पॉन्स आइडोमेट्री इसका फुल फॉर्म होता है, और ये एक प्रकार का वस्तुनिष्ठ होता है और वस्तुनिष्ठ में भी औपचारिक होता है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि औपचारिक आकलन का एक प्रकार आपका वस्तुनिष्ठ होता है, वस्तुनिष्ठ का ही एक प्रकार आपका बेरा होता है, ठीक है। ऐसे चीज़ों को रिलेट करते हुए आप पढ़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है आप इसका नाम भी याद रखते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। तो नाम आप जरूर याद रखेंगे कि बेरा क्या होता है, कि वस्तुनिष्ठ होता है या व्यक्तिनिष्ठ होता है। उसके बाद अगर आपको ये पता है कि हाँ ये वस्तुनिष्ठ होता है, तो उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि औपचारिक होता है कि अनौपचारिक होता है। ध्यान से आप इन चीज़ों को करिएगा। उसके बाद आपका होता है ऑटोएकोस्टिक इमिशन टेस्ट, जिसे आप OAE कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो आप फुल फॉर्म को ध्यान रखेंगे। एक प्रकार का आपका औपचारिक होता है, औपचारिक में भी जो है वो वस्तुनिष्ठ होता है, ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था डेविड रैम्प के द्वारा 1978 में। डेविड रैम्प के द्वारा ही जो आपका OAE होता है, इसको सबसे पहले जो है वो दिया गया था। तो इतनी चीज़ें हैं, आप ध्यान रखिएगा। बाकी लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत जो है वो धन्यवाद, और मिलते रहेंगे आपको ऐसे हमारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अलग अलग सब्जेक्ट के क्वेश्चन लाते रहेंगे हम आपके लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट जो है वो आप सबकी तरफ से होना चाहिए कि हाँ मैम ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारे काम का है। अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं इसका सेकेंड पार्ट भी आपको कल तक या परसों तक मैं आपको करवा दूँगी। आपके एग्ज़ाम तक आपका करवा दिया जाएगा। आपके टाइम टेबल अभी नहीं आए हैं, लेकिन आपके टाइम टेबल भी जल्दी ही जारी कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस एक गुड न्यूज़ के साथ मिलेंगे एक नया वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोबारा से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लास्ट तक बने हुए हैं, इसका मतलब है आप डेडिकेटेड हैं, और ये सीरीज आपकी जारी रहेगी। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।